हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल ब्रॉड असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। शिक्षक दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा सभी को आशीर्वाद। सभी आप उन्नति की राह पर आगे से आगे अग्रसर हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का आदर करें। आज जो हमारा टॉपिक है वो पादपों के अंदर जनन से संबंधित ही है। पीछे हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की थी, उसको डिटेल से पढ़ा भी था। आपने वीडियो उसको देखा होगा, नहीं देखा तो देख लें। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो मुख्य रूप से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है वो गाइनोसियम होता है। गाइनोसियम जो होता है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं जायांग। गाइनोसियम की जो इकाई या यूनिट की यदि बात करें तो वो होती है कार्पल। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि कई कार्पल्स जो हैं वो मिलकर के गाइनोसियम का निर्माण करते हैं या कई अंडप मिलकर के जायांग का निर्माण करते हैं। अब एक अंडप की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पीछे के वीडियो में मैंने अंडप के बारे में बताया जा चुका है। फिर भी मैं एक बार फिर स्क्रीन पे आपके सामने एक जो अंडप है, कार्पल है, उसकी स्ट्रक्चर को लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, इसके अंदर जहाँ पर स्टिग्मा होगी, स्टिग्मा के ऊपर एक लेयर टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, उसको स्टिग्मेटिक सरफेस बोलते हैं। स्टाइल होती है, वहाँ पर एक पतली सी कैनाल बनती है, उसको स्टाइलर कैनाल बोलते हैं। नीचे प्लासेंटा होंगे, प्लासेंटा से जुड़े हुए ओव्यूल होते हैं। और ये प्लासेंटा और ओव्यूल जो हैं पूरे घिरे हुए होते हैं ओवरी से। तो मेरे कहने का मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये मिलकर के जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल कहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ जो कार्पल हैं, इसके अंदर जो कार्पल का जो आधारीय भाग है उसको कहते हैं ओवरी या अंडाशय। ओवरी या अंडाशय के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओव्यूल्स को हिंदी में बीजांड कहा जाता है। हमारे सिलेबस के अनुसार बीजांड जो है उसका टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीजांड की संरचना कैसी होती है, बीजांड की संरचना के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और बीजांड से रिलेटेड प्रश्न जरूर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो आप बीजांड की स्ट्रक्चर से संबंधित यह वीडियो और इसके बाद विभिन्न प्रकार के बीजांड जो हैं वो किस बेस पे अलग अलग हो सकते हैं उसका वीडियो भी आगे वाला वीडियो भी जरूर देखिए। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ओव्यूल्स को बीजांड कहते हैं। तो एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो हैं वो ऐसी होती हैं। ये है एक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसमें चेलेजा, एंटीपोडल सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सेक, सिनर्जाइट सेल्स, एग सेल, आउटर इंटेग्यूमेंट, इंटर इंटेग्यूमेंट, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, प्लासेंटा, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस डायग्राम के अंदर भी लेबलिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो कंप्लीट नहीं दी गई हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर छोड़ दी गई हैं, जैसे रेफे हैं, हाइफे हैं, ये चीज़ें छोड़ दी गई हैं। इसलिए मैंने खुद एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम से मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा ओव्यूल की, बीजांड की। नेक्स्ट, ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल की संरचना। इसको आप आसानी से समझिए। ओव्यूल की संरचना को समझना जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो करते हैं इसके सेंटर से। ये केंद्रीय भाग जो आपको दिखाई दे रहा है गोलाकार कोश सेंटर में, इसको कहते हैं भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। इसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश के अंदर आपको कोशिकाएं दिख रही हैं। भ्रूण कोश के अंदर कुल मिलाकर के 7 कोशिकाएं दिख रही हैं। 3 कोशिकाएं ऊपर दिख रही हैं और 3 कोशिकाएं नीचे दिख रही हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 कोशिकाएं मुख की तरफ दिख रही हैं और 3 कोशिकाएं विपरीत सिरे की तरफ दिख रही हैं। जो 3 कोशिकाएं आपको दिख रही हैं इस ओव्यूल के मुख की तरफ, इन 3 कोशिकाओं के अलग अलग नाम हैं, जिनमें बीच वाली जो कोशिका है उसको तो कहते हैं एग सेल या अंड कोशिका, और जो दोनों तरफ जो एक एक कोशिका हैं उसको बोलते हैं सहायक कोशिका या सिनरेजाइट सेल। 3 कोशिकाओं का यह समूह होता है, ये बीजांड
द्वार जो होता है उसकी तरफ होता है। इसके विपरीत सिरे में, भ्रूणकोश के अंदर ही विपरीत सिरे की तरफ जो ये कोशिकाएं पाई जाती हैं 3, इन कोशिकाओं को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, या हिंदी में प्रतिमुखी कोशिकाएं, क्योंकि ये मुख के उल्टे साइड में है इसलिए इसे एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। तो 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और 3 मुख की तरफ जो पाई जाती हैं, यानी कि एक सेल और 2 सहायक सेल, तो टोटल मिलाकर के 6 कोशिकाएं ये होंगी। और एक बीच के अंदर सेल आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। ये बीच वाली कोशिका होती है, उसको कहते हैं सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका। और 3 जो नीचे वाली जो कोशिकाएं आपको दिख रही है, एक सेल और सहायक कोशिकाएं, इन 2 सहायक कोशिका और एक सेल, ये मिलकर के तीनों कोशिकाएं एग एपेरेटस या अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय कोशिका के अंदर तो 2 केंद्रक और प्रतिमुखी कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक और एक सेल और 2 सहायक कोशिकाओं में कुल मिलाकर के 3 केंद्रक, अर्थात भ्रूणकोश जो हैं उसके अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक हो गए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म का जो बीजांड होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। ये बात होगी अंदर कोशिकाओं की और उन केंद्रकों की और कौन कौन सी कोशिकाएं थी। इस सेंट्रल जो भाग है भ्रूणकोश जो है, भ्रूणकोश को चारों ओर से जिस उत्तक की कोशिकाओं द्वारा घिरा हुआ होता है वो उत्तक होता है मृदुतक, पेरेन्काइमेटस सेल्स। और पेरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा, जो यहाँ पर नीले रंग की दिखाई दे रही है 2-3 प्रति है, पेरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा बना हुआ यह जो होता है मृदुतक से बना हुआ, इसको कहते हैं न्यूसेलस या भ्रूणपोष। ये भ्रूणपोष परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। जो आपकी डायग्राम में नीले रंग का जो 2-3 प्रति बनाए रखा है इसको कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस को इंग्लिश में न्यूसेलस बोलते हैं, हिंदी में जो है उसको भ्रूणपोष बोलते हैं। अब ये भ्रूणपोष जो हैं और भ्रूणकोश हैं उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो सेल्स की बात की, ये जो हैं ये घिरा होता है आवरण से। ये जिस आवरण से घिरा हुआ होता है उसे कहते हैं अध्यावरण, इंग्लिश में कहते हैं इंटेग्यूमेंट। 2 तरह के आवरण इसमें पाए जाते हैं इंटेग्यूमेंट में, अंदर वाला इनर इंटेग्यूमेंट और बाहर वाला आउटर इंटेग्यूमेंट। अर्थात ये इंटेग्यूमेंट जो होते हैं वो 2 प्रकार की लेयर बना सकते हैं, इनर और आउटर। जिस जगह पर इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं उस भाग को बीजांड का बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल बोलते हैं। जिस स्थान पर इनर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है उसे एंडोस्टोम, तथा जिस पर आउटर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है एक्सोस्टोम कहा जाता है। अर्थात एंडोस्टोम और एक्सोस्टोम माइक्रोपाइल के ही भाग होते हैं। ये बात हुई इंटेग्यूमेंट्स की और माइक्रोपाइल की। अब ये बीजांड प्लासेंटा द्वारा सप्लाई करता है भोजन की सप्लाई होती है वेस्कुलर टिश्यू से, और फ्यूनिकुलस यानी कि बीजांड व्रंत से यह बीजांड जुड़ा हुआ होता है। और फ्यूनिकुलस या बीजांड व्रंत के अंदर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं जो बीजांड को विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। इस बीजांड व्रंत का वह भाग या फ्यूनिकुलस का वह भाग जो बीजांड के पास जाकर के जुड़ता है उसको हाइलम या नाभिका कहा जाता है। और दुरुस्त भाग जो इस आगे तक चल कर के फ्यूनिकुलम का जो बीजांड से जुड़ता है उसको रेफे कहा जाता है। बीजांड के अंदर 2 अध्यावरण जहाँ से बनना शुरू होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बीजांड का जो आधारीय भाग होता है उसको हम चिलेजा या निभाग कहा जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स एक बीजांड की स्ट्रक्चर, जिसमें आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़रूर समझ में आए होंगे कि
बीजांड जो होता है उसमें इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण क्या होता है, इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल क्या होती है, एग सेल कितनी होती हैं, सहायक कोशिकाएं कितनी होती हैं, एग एपरेटस क्या होता है, चेलेजा क्या होता है, रेफे या हाइलम क्या होता है, एंटीपोडल सेल क्या होती हैं, ये सारे क्वेश्चन इस बीजांड की जो स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर अच्छी तरह से क्लियर हो रहे हैं। किस बेस पर बीजांड जो हैं उसको अलग अलग भागों में बांटा गया उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।